अरे प्रधानमंत्री वाला कर्तव्य करें। आपने नोटबंदी करवाई, आपने कहा भी मैं नोटबंदी कर रहा हूँ, मुझे चौराहे पर अगर ये कामयाब ना हो मुझे चौराहे पर का फांसी लगा देना, यही भाषण दिए थे भावुक होके। क्या फ़ायदा रहा नोटबंदी का बताओ? कहाँ चलेगा काला धन, कहाँ चलेगी ब्लैक मनी? आज तक सरकार ने जो भी डिसीजन लिए हैं, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो ये नोटबंदी है या कोई भी कानून लेकर आए हैं, उससे देश का जो है विकास वो घटा है और बिल्कुल नीचे स्तर पर गया है। इसी तरह कृषि कानून लेकर आए हैं। बस इस देश में इन्होंने चाहते पूंजीवाद ऊपर रहे, जो पूंजीपति कंपनियां हैं वही देश में राज करे, वही तुम्हें सरकार बनाने में पैसे का सहयोग करेंगे। बस आज देश के आंकड़े बताओ ना, कितनी मौतें डेली हो रही हैं। अरे खाने के छोड़ो, जीवन नहीं बच रहा लोगों का। तुम बात करते थे भाई देश को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दोगे, प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना है। अरे यहाँ देश में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। भूटान हमसे कमजोर देश है, गरीब देश है, बताओ वहाँ से हमें ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ेगी? भाई तुम्हारे पास में पिछली साल में तुम्हें पता कोरोना आया, दोबारा भी आना आया। हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत कर आके इतने सारे वैक्सीन बनाए, शायद वो तैयार थे, पर प्रधानमंत्री जी को फिक्र ही नहीं है। अपने चुनाव में भी जिए, जनता मरे मर जाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो अपने राजनीति और गद्दी से मतलब है बस। पहले जो पिछली सरकार रही कांग्रेस की, उसमें लोग कहते थे भाई जो प्रधानमंत्री है वो रिमोट कंट्रोल है, वो सोनिया गांधी के उससे चलते हैं, माननीय सोनिया गांधी जी के उससे। पर वो प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर गए, उस समय देश की GDP 8.3 तक आ गई थी, देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक ही, देश ठीक दिशा में चल रहा है। चलो घोटाले हुए उस समय उस सरकार में, तो उन लोगों ने उन पर कार्रवाई भी करी, वो लोग जेल भी गए, वो कोई भी सही, ये राजा भी सही, कोई भी सही, जिन्होंने घोटाले करे उन पर मुकदमे लिखे गए, जेल गए। और इस सरकार में ये समझ में नहीं आ रहा मोदी जी का रिमोट कंट्रोल किसके हाथों में है। वो अनिल अंबानी के हाथ में है, अडानी के हाथ में है, कौन कौन से पूंजीपति हैं। चलो उनका रिमोट तो सिर्फ एक लेडीज़ के हाथ में था, इनका रिमोट पता नहीं 10 आदमी के हाथ में है, 5 आदमी के हाथ में है, जो पूरे देश को डुबोने में लगे पड़े हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ नौटंकी करते हैं, आकर बैठते हैं। वो ये शब्द कहना अच्छा नहीं लगता, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप झूठे आंसू बहाते हो, जनता को बहकाते हो, गुमराह करते हो, जाति धर्म के नाम पर वोट मांगते हो। ये जाति धर्म से या इस देश की जनता का पेट भर जाएगा? पेट भरेगा काम करने से, जनता के हित में काम डिसीजन लेने से। सबसे बड़ा कारण तो ये शायद वो धंधा अपना नहीं कर पाए। वो योग गुरु के नाम पर उन्होंने इतना बड़ा जो उद्योग खड़ा कर दिया रामदेव ने अपना, और वो उद्योग में जो है जो दवाइयाँ बनाते थे, मतलब कुछ भी कह के बेच देवे, ये मतलब शहद है जी, शुद्ध है, मतलब स्वदेशी है, इसे अपनाओ, इसे खाओ, और मतलब माइंड ऐसे कैप्चर कर दिया लोगों का, मतलब जो रामदेव दे देगा वो बिल्कुल स्वदेशी है। बताओ तुम्हारे पास में स्वदेशी इतने कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, कहाँ से तुम बना कर ला रहे हो? जो हमारे महाराज जी हैं माननीय योगी जी, उन्हें मतलब इतना भूत सवार था चुनाव का, भाई देश में वो अपने आप को सिद्ध करना चाह रहे हैं, भाई किसान आंदोलन चल रहे हैं और हमारे चुनाव के नतीजे देखना, हम क्या कर देंगे देश में। जबकि माननीय हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, आप चुनाव मत करवाओ, देश में महामारी बढ़ सकती है, लोग मरेंगे। पर नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट गए। अब लोग फिर कहते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट, तुम कहते हो सुप्रीम कोर्ट तो केंद्र सरकार की मानता है, ये सच्चाई है। जब हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लगा दिया तो सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत थी उसे खारिज करने का, चुनाव करवाने का? क्या नतीजा निकला बताओ? आज उत्तर प्रदेश में मौत के आंकड़े बताओ ना, कितने मौत के आंकड़े हो गए। हम अपने ज़िले की बात करते हैं, हमारे रोजा जलालपुर गांव पड़ता है, किसी बेचारे गरीब आदमी के 2 ही लड़के थे, जवान लड़के, एक की बेचारे का दाह संस्कार का है, दूसरा घर में मृत मिला। उस घर में क्या बीती होगी? एक एक घर में 2-2, 3-3 मौतें हुई हैं। कितने हमारे प्रधान जो निर्वाचित हुए, जो जीते, वे खत्म हो गए। कितना पुलिस का स्टाफ, हमारा जो पुलिस भाई किसान के बेटे थे जिन्होंने ड्यूटी चुनाव में निभाई, वो कितने शहीद हो गए। बताओ कितने टीचर हमारे जिन्होंने चुनाव में ड्यूटी थी, कितने शहीद हो गए। क्या इनकी भरपाई कर देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे? क्या उनके बारे में कुछ कर देंगे, उनके बारे में, या उनके बच्चों को पाल लेंगे वो? अरे जिनके घर के चिराग बुझ गए, उनके घर में रोशनी पैदा कर देंगे दोबारा? ये जो अपनी जिद पे तानाशाही रही है वे बैठे हैं, इन्हें समझ नहीं आती देश के प्रदेश के हालात क्या है। देखो जैसे कि अब 7वां महीना चालू होगा आंदोलन को 26 तारीख से, और किसानों ने पूरे देश में काला दिवस मनाया। सरकार को एक आक्रोश अपना दिखाया। अभी हमें 6 महीने हो गए शायद हम रोड पे बैठे हैं, हमारी समस्याएं जनमन हैं, आप क्यों सुनना नहीं चाहते? पर सरकार कहीं ना कहीं इसमें सरकार को अपनी नाकामी समझ में नहीं आ रही है। पहले बंगाल चुनाव में लगे रहे, उनके प्रवक्ता बोलते थे भाई बंगाल चुनाव में नतीजा पता लग जाएगा, किसान आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। फिर देश में इतनी बड़ी महामारी आई दोबारा, ये जो कोरोना की महामारी आई है, इसमें आंकड़े उठा कर देखो, देश में इनके पास बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके बनाई, वो विदेशों में खैरात की तरह बांट दी इन लोगों ने। और आज देश में बताओ क्या हाल है हमारे देश में, और पर्याप्त ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाई हमारे लोगों को। एक एक गांव में, मैं अपने अड़ोस पड़ोस की बात कर रहा हूँ, 30 से 35 मौत एक गाँव में हुई हैं जहाँ सुविधा नहीं मिली, ऑक्सीजन की कमी हुई। अरे हमारा इतना विशाल देश है, इतना सक्षम देश है, बताओ आज तक इस सरकार ने, बीजेपी ने जो जो नीति अपनाई है, जो जो काम करने के तरीके अपनाए हैं,
उससे इस देश का नुकसान हुआ है, जनता का नुकसान हुआ है। और ये काले कानून जो लेकर आए हो, इससे बताओ क्या फ़ायदा हुआ है? आज 6 महीने 7वां महीने चल रहा है भाई, इतने बड़े किसान आक्रोश में बैठे आंदोलन कर रहे हैं, कम से कम इनको सुन भी लिया। 12-11 दौर की वार्ता हो गई है, इतने मौजूदा इतिहास में पहला आंदोलन इतना लंबा चल रहा है। मतलब तुम गद्दी से हटोगे जब ही मानोगे, ये देश से पूरे डुबो के जाओगे। आज देश में हाहाकार मचा पड़ा है, बताओ कितनी मौतें हो रही हैं डेली, 3000-4000 जो आंकड़े दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन पे। मतलब तुम्हारे पास ऑक्सीजन तक भी नहीं है। भूटान जैसे देश से तुम ऑक्सीजन मांग रहे हो। मैं अगर कोई फसल बो रहा हूँ और उस फसल का दाम मुझे पहले ठीक मिल रहा था, मेरी लागत भी निकल रही थी थोड़ी बहुत, और मेरा गुजर बसर हो रही है उसमें, और अब मैं फसल बो रहा हूँ, मेरी आधी में जा रही है, मैं नुकसान में जा रहा हूँ, तो मैं खेती क्यों करूँगा? वो कोई भी आदमी समझ जाएगा। अबे कोई चीज़ हम 2 रुपया लगा रहे किसी चीज़ में, और वो 1 रुपये भी बिक रही, तो हम क्यों करेंगे खेती? भाई हम कहेंगे ना भाई हमने 2 लगाए तो हमें 3 रुपये मिलने चाहिए, कम से कम हमारी मेहनत आना, जो हमें कुछ तो मिले। तो भैया ये तो समझदार लोग हो सके, जागरूक लोग हैं। आज 2021वीं सदी चल रही है, ये पता नहीं क्या सोचे बैठे हैं देश के में, लुटते पिटते कब तक रहेंगे? अच्छा एक चीज़ और है, जो हमारे आपने काफ़ी सालों से किसान लुटते पिटते आ रहे हैं। जब से देश गुलामा, हमारे किसानों जब भी मेहनत करते थे, देश आज़ाद होने के बाद में देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, जब किसानों ने 2-2 बैल लेके खुद खेती करके इस जो अन्न पैदा करा, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ाई और सरकार को जो है सहयोग करते गए, देश को अपना मानते थे। और आज देश में जो भी सरकार आई, देश में वो नेता कोई भी रहे हों, जो भी देश में सरकार बनी है वो किसान के नाम पे और मजदूर के नाम पे बनी है। उन्होंने किसान के नाम पे वोट लिए, किसान के बारे में कहकर वोट लिए, हम तुम्हारा भला कर देंगे। अब 1967 में जब हरित क्रांति आई थी, जब MSP इन लोगों ने बनाया, भाई हम किसानों को जो है MSP दे देंगे, देश की हालत ठीक नहीं है, कम से कम तुम्हें समर्थन मूल्य मिल जाएगा जिससे तुम्हारा गुजारा हो सके। क्यों उस समय किसानों ने भी सोचा यार चलो ठीक है, हमारा देश है, हम समर्थन में गुजारा कर लेंगे, शायद देश का जब विकास होएगा, आगे बढ़ेगा, तो ये लोग हमारे बारे में सोचेंगे। उसके बाद में राजनीतिक दल ऐसे बदलते चले गए, मुश्किल से कोई एक आध प्रधानमंत्री अगर ठीक है व्यक्तिगत आया हो तो ठीक है, नहीं मुझे तो सारी सरकारें लगभग ऐसी लगी जो सिर्फ किसान का यूज करना चाहती थी। बड़े बड़े भाषण देते हैं मंच पे, भाई किसानों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे ये प्रधानमंत्री हमारे बोलते थे भाई वो उनकी जो है आय दुगनी हो जाएगी किसानों की, वो फार्मूला बताया ना कौन सी फार्मूले से आय दुगनी हो रही है। मुझे तो लग नहीं रहा भाई प्रधानमंत्री के हाथ में हमारे में कुछ पावर है। मुझे लग रहा है पावर प्रधानमंत्री के पीछे तो कुछ लोग हैं जो वो चाहते हैं प्रधानमंत्री जी वैसा ही करते हैं। वो कहते हैं नौटंकी करनी है, वो नौटंकी करेंगे, उन्हें जो कहलवाना प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री जी वही कहते हैं। ऐसे समझो जैसे एक डायरेक्टर स्क्रिप्ट हीरो को बताता है ना मूवी में, भाई तेरे को ये एक्टिंग करनी है और ऐसे ऐसे डायलॉग बोलने हैं। तो ऐसे ही आज हमारे देश के हालात हैं, वो पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो अडानी अंबानी जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जो फिल्म चला रहे देश को बर्बाद करने के लिए, प्रधानमंत्री जी को स्क्रिप्ट देते हैं लिख के, भाई तुम्हें ये बोलना ये करना है और देश में ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा रहेगा। बताओ पूरी IT सेल इनके कब्जे में इन्होंने कर रखी है। पीछे इन्होंने आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे इन पे सब पे बैन लगाने के लिए तैयारी कर दी इन्होंने फरवरी में, ट्विटर पे सब चीज़ पे क्यों कर दी भाई? जब ये लोग तुम्हारा प्रचार करते थे भाई प्रधानमंत्री बढ़िया बनेंगे देश में, ये इतनी तरक्की आएगी, जब ये चीज़ सोशल मीडिया अच्छी थी, और आज सोशल मीडिया तुम्हारे खिलाफ बोल रहे तुम इन्हें बंद करना जा रहे हो। क्यों बंद करना जा रहे हो? सबसे ज्यादा महंगा है मोदी जी की सरकार में, करीब 200 रुपए लीटर हो गया सरसों का तेल। अडानी ने खरीद लिया ना जी सरसों का, वो बना बिक रहा ना फॉर्चून बना कर अडानी सरसों का तेल। जो पूंजीपतियों के पास में चीज़ें चली गई हैं, जब तक किसान के खेत में रहेंगी प्रोजेक्ट जब तक मंदा रहेगा, मंडियों में जाएगा, और जैसे ही वो पूंजीपति या उद्योगपति के वहाँ गोदाम में चला जाता है तो उसकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और वो प्रोडक्ट उन्होंने सोची समझी रणनीति बनाई, उन्होंने देखा भी ठीक है पैसे कहाँ से कमाएं, भाई प्याज पे टमाटर पे हर बार शोर मचता है, इन्होंने सोचा चलो अब तेल पकड़ ले में, इन्होंने पहले ही गोदाम बना लिए, इन्होंने अडानी ने पहले ही वो सारी सरसों इकट्ठी करके अपना तेल महंगा करके बेच रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस बार किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस वजह से सरसों महंगी बिकी है और उसी वजह से तेल जो है महंगा हो गया है देश में। ये तो लोगों की सोच है, पता नहीं किस मानसिकता से लोग सोचते हैं। कुछ मीडिया वाले पता इतने घिरे हुए हैं कि किसान ही नहीं है, ये डकैत हैं। अरे तुम बताओ ना, तो किसके घर में डकैती गेड़ दी, किसके घर लूट लाई है? आज अपने घर बर्बाद करके यहाँ बैठे, अपने बच्चे ने अपने परिवार छोड़ के रोड पे बैठे हैं, 6-6 महीने हो गए लोगों को। अरे हिसाब लगा कर देखो ना, कोई बैठो ना जाकर 4 दिन भी अपने घर के बाहर धूप में कैसे बैठा जाता है, खेती करके दिखाओ ना कैसे होती है। आज देश में जो भावनाओं इन्होंने देश में पैदा कर दी हैं, देश को तोड़ने का काम इन्होंने करा है। आज गरीबी देर बताओ ना देश की कहाँ चली गई है? सबसे ज़्यादा आज आंकड़े मौत के किस देश में है बताओ? गरीब से गरीब देश अपने नागरिक की बचाने की कोशिश करता है, हमारे जान की कोई वैल्यू नहीं है। डॉक्टरों को बता कर देखो ना इलाज कोरोना टाइम में कितना चल रहा है। ये बड़े बड़े भाषण देख रहे कह रहे भाई अरे देश विकसित देश वो है समझो जिसमें शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री और बड़े बूढ़ों के लिए वृद्धाश्रम हुए। तुम्हारे पास तो कुछ भी ना है, इलाज तक नहीं तुम्हारे पास में। हॉस्पिटलों में जाकर देखो कितनी मौतें डेली हो रही हैं।
अरे तुम्हारे पास एक से एक बीमारी नहीं पैदा हो रही है, अब ब्लैक फंगस पैदा होगा, अभी वाइट फंगस पैदा होगा, तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं हो पा रही, तुम इतने दिन हो गए तुम्हें, आज ये कोरोना को दूसरी साल चल रही है, तुम इसे कवर नहीं कर पाए। हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तुमने सपोर्ट नहीं करते वैज्ञानिकों को हमारे को। ये सरकार जो है, अगर सरकार सपोर्ट करे, हमारे वैज्ञानिक इतने सक्षम है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 1 महीने में पूरे देश से बीमारी को पूरा कंट्रोल कर लेंगे। रामदेव ने बयान दिया, सरकार वालों ने, एलोपैथिक वालों ने उन पर मुकदमे चालू कर दिए, उन पर जांच वाच की उन्होंने बना दिया सिस्टम रामदेव पे। लेकिन रामदेव ने यह कह दिया किसी में औकात नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर ले। और जब रामदेव मोदी के पक्ष में बोलेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ भाई रामदेव हमारा अपना बढ़िया है। देखो कोई भी चीज़ें, दोनों चीज़ें अपनी जगह मायने रखती हैं, एलोपैथिक भी और ये आयुर्वेद भी। ऐसा नहीं है हम आयुर्वेद के चक्कर में एलोपैथिक को छोड़ देंगे, नहीं। दोनों का अपना महत्व है। देखो दोनों चीज़ों का अपना महत्व है। जो इनके चेहरे हैं बालाकृष्ण, यदि वो बीमार होते सीधे एम्स में चले जाते हैं तो वह आयुर्वेद से इलाज क्यों नहीं कराते? मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं दोनों चीज़ों का अपना महत्व है। दोनों चीज़ें देखो, विज्ञान को हम ऐसे नहीं नकार सकते, बिल्कुल भी सिरे से खारिज कर दे भाई एलोपैथिक विज्ञान है ही नहीं देश में, नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, उनका बयान गलत है। अरे रामदेव जी, जब देश में महामारी मच रही है, अब तुम इतना बड़ा ट्रीटमेंट कर रहे हो, तुम्हारे धोरे इतने लोग हैं, इतने वर्कर है, 4 आदमी ट्रीटमेंट करके दिखाओ ना देश में, करो सीधे तुम करो, ठीक करो, बीमारी खत्म। रामदेव जी स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन वो उनकी गाड़ी विदेशी उनके पास है, रोल्स रॉयस में चलते हैं। इसके अलावा जो मोदी जी हैं, पेन उनका विदेशी, घड़ी विदेशी, चश्मे विदेशी, तो कुछ मेल नहीं खाता रामदेव और मोदी जी का जो पहनावा भी है और बातें हैं। तो ये लोग जो है जनता के सामने, हमारे देश में क्या, देश जो है भावात्मक देश है हमारा, भावना को समझता है और मतलब भावुक देश है। और देश के प्रति जो है हमारे देश का एक एक नागरिक अपने प्राण दांव पे लगाने के लिए तैयार रहता है, अपने देश के लिए एक समय का खाना छोड़ने के लिए तैयार रहता है। आपने देखा भी होगा जब जय जवान जय किसान का नारा हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, तो उस समय यही तो हुआ था। लोगों ने मेहनत करी, देश को आज वहाँ से खींच के कहाँ तक लेकर आए। अरे मिडिल क्लास की जनता ही तो है जो देश को बढ़ा रही है, कि सिर्फ अकेले उद्योगपति बढ़ा रहे हैं देश को। ये जो पूंजीपति आज देश में बैठे हैं, जिन्होंने मोदी को कंट्रोल में ले रखा है, सरकार को, बीजेपी को पूरी को, वो अपने तरीके से चला रहे हैं। अरे सरकार अगर चाहे तो देश की जनता के लिए कानून बनना है, कर दे भाई, ठीक है। किसान बैठे तैयार है, एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, क्या गलत मांग रहे बताओ किसान? अरे इन लोगों की आत्माएं मरी पड़ी हैं, इन्होंने तो गिद्ध से भी बुरा हाल कर दिया। मतलब जनता को लूट कर खा जाओ, कोई मरता है मरो, बस तुम्हारी गद्दी सलामत रहे, तुम्हारा नाम चलता रहे मीडिया पे। आधी मीडिया खरीद कर तुम सोच रहे पूंजीपति की गोद में जाकर बैठोगे, देश में तुम ही राज करोगे परमानेंट। ये भूल बैठे हैं देश में। मैं फिर बता देना चाहता हूँ, यहाँ जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनता है, किसान और मजदूर की वोट से बनता है। आरा 22 बंगाल देख लिया ना, मरगा दबसा 22 में और बता देंगे क्या हाल होना इनका। यह तो बिल्कुल साफ है, उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ है इनका, इन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। एक बात बताओ, जो 70,000 इन्होंने पुलिस भर्ती वाले भाई हमारे वे निलंबित कर दिए, उनके परिवार वाले वोट देंगे इन्हें? जो हमारे गेस्ट टीचर, जो हमारे शिक्षा मित्र है, 3.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने मुंडन करवाए हैं लखनऊ बैठ के। वो महिलाएं, वो मातृशक्ति जिनका मान सम्मान की बात करते हैं, वहाँ मुंडन हुए, इन्होंने नारी का सम्मान रखा इन्होंने प्रदेश में। ये वो महिलाएं हमारी प्रदेश की ने वोट देंगे क्या? इन्हें शर्म नहीं आती इन लोगों को? अब देखो जी, ये तो इनके ड्रामे एजेंडे हैं, कुर्सी छीनो बैठो। देखो मैन कुर्सी का नहीं है, कुर्सी पे कौन बंदा बैठेगा, मैन है सरकार बदलना, सरकार की नीति बदलनी। हमारी तो नीतियों से लड़ाई है। अब ये नहीं मान रहे, बंदे बदलने से कोई सरकार की नीति थोड़ी बदल जाएगी। ये अपनी नीति बदले, नीति में सुधार लावें। आज भी मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, इन्होंने चलो ठीक है गुंडागर्दी के नाम पे एनकाउंटर करवाए, पर वहाँ में 90% क्या 50% फर्जी एनकाउंटर हुए। एक लड़का हमारा बागपत का सुमित गुर्जर निर्दोष, उस पर एक मुकदमा नहीं, एक केस ने उसे ठाकर नेवेड़ा ठाकर गोली से मार दिया गया। उसका क्या दोष था? एक भाई हमारा जितेंद्र यादव नेवेड़ा का ही परसला गांव का, एक मुकदमा नहीं, एक केस नहीं, जिम ट्रेनर था बेचारा, उसे गोली से मार दिया गया है। उसे गोली मार कर उसके बेचारा जीवन खराब कर दिया गया। ये है ये मटारे गुंडागर्दी, या पुलिस को और गुंडागर्दी करने मजबूर कर रहे हैं। जिसको मर्जी ठोक दो, जिसमें मर्जी मुकदमे लगा दो, ऐसे चलता है शासन, ऐसे गुंडागर्दी खत्म होती है। वह बैठे बदमाश, मारो कौन मारेगा गोली? हिम्मत चाहिए बदमाशों को मारने के लिए। 1-2 को पकड़कर तुम सोच रहे हो मैंने बदमाशी खत्म कर दी? अरे गरीब आदमी को कोई भी मार सके, साइकिल चोर को तो तू गोली मार रहा है। अरे गोली मारना ना जिन्होंने मर्डर कर रखे, जो बदमाशी कर रहे हैं। हिम्मत चाहिए, गलेजा चाहिए। बस बवाल मचा दिया भाई। देखो हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी है, लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, देश की प्रदेश की जनता भूखी मर रही है। कोरोना में क्या हाल मचा है।